हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एमसीक्यू। सो बड़ा ही कॉमन और बड़े ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो किस ग्रुप में आती है? ग्रुप ए बी सी एफ बताया है। एक्चुअल में ये टोटल आई तक ग्रुप होते हैं, 9 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है ग्रुप ए में आती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। तो इसका राइट आंसर है ए। तो ये आपको सारा याद करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप बी है एजुकेशन बिल्डिंग में आएगी, ये सारे का सारा आपको आई तक याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कौन से ग्रुप में कौन सी बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड 1970, the building on the basis of type of construction can be classified into the following number। अभी नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो है, चार तरह की क्लासिफिकेशन है। टाइप ए, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, अकॉर्डिंग टू फायर रेजिस्टेंस है ये। तो इसका राइट आंसर है फोर आएगा। ठीक है, जैसे टाइप ए है वो फायर रेजिस्टेंस जो है वो 4 आर तक स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स है उसकी रख सकती है। ऐसे ही ये क्लासिफिकेशन की है। जैसे ग्रुप टाइप टू है, टाइप थ्री है, टाइप वन है, वो 1 आर तक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ बिल्डिंग इज आल्सो टर्म्ड एज, जो बिल्डिंग का खुद का लोड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेड लोड कहते हैं। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं। द पाइल विच रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्रेटा आर नोन एज। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पाइल्स जो हम यूज करते हैं। सो इसकी हम अगर बात करते हैं, इन्होंने हमें ऑप्शन दिए, शीट पाइलिंग की बात कही है, एंड बेरिंग पाइल कही है, फ्रिक्शन पाइल कही है और सैंड पाइल कही है। सो इसकी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, एंड बेरिंग पाइल। ये आप देख सकते हो, ये जो एंड बेरिंग पाइल का स्केच है, यहाँ पे ये रेस्ट कर रही है हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शैलो फाउंडेशन इज, यहाँ से अभी इन्होंने पूछा है कौन सी इसमें से शैलो फाउंडेशन है। आइसोलेटेड फुटिंग, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। पाइल और वेल तो अगर हम बात करेंगे, ये दोनों डीप फाउंडेशन में आ जाती हैं। ये वेल है, ये पाइल फाउंडेशन है, ये डीप फाउंडेशन में आती हैं। और ये जो है आइसोलेट फुटिंग है, ये हमारी शैलो फाउंडेशन में आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोड बेरिंग वॉल शुड नॉट बी लेस देन, जो लोड बेरिंग बॉल है उसकी जो थिकनेस है कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो है 200 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी चाहिए अगर आप साइड पे भी काम कर रहे हो। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज, अगर हम स्टैंडर्ड साइज जो ब्रिक का है वो क्या लेते हैं, अभी आप देखोगे ये स्केच है, ये इसकी जो साइज है 190 बाय 90 बाय 90। ठीक है, ये हम अगर इसकी बात करें 190 बाय 90 बाय 90, ये आपका राइट आंसर आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थिकनेस ऑफ पार्टीशन वॉल शुड बी, यहाँ पे पार्टीशन वॉल ब्रिक की बात कही है। ठीक है, उसकी मिनिमम थिकनेस हम कितनी रखते हैं अगर ब्रिक की बात कर रहे हैं पार्टीशन वॉल में? तो 200 तो हमने लोड बेरिंग वॉल में ली थी, तो उससे कम ही लेंगे। सो इसमें राइट आंसर आएगा, मिनिमम थिकनेस की हम बात कर रहे हैं तो 100 mm, राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं। दी इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, द गुड क्वालिटी ब्रिक्स शुड बी अब्सॉर्ब वाटर मोर देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है, जो गुड क्वालिटी ब्रिक है उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन जो है 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर उसे हम डिप करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा बी,
20%। तो ये फॉर्मूला है इसे निकालने के लिए, डिफरेंस इन वेट बाय ओरिजिनल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल के हम कर सकते हैं। इसे डिप रखते हैं पानी में, तो उसके बाद हम 24 घंटे बाद निकाल के उसका डिफरेंस देखते हैं और ओरिजिनल वेट से बाद में मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं इसकी परसेंटेज। अगर 20% से ज़्यादा आ रही है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक में नहीं आएगी। और नेक्स्ट, द इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ज्वाइनिंग द टू स्प्रिंगिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज। इसमें अगर हम बात की है इन्होंने आर्च की। आप आर्च देखोगे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने बात की है टू स्प्रिंगिंग पॉइंट। ये स्प्रिंगिंग पॉइंट है, ये स्प्रिंगिंग पॉइंट है, ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन, ये इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये इसमें इसका नाम है स्प्रिंगिंग लाइन है। इसका जो लाइन स्प्रिंगिंग पॉइंट से जो लाइन जा रही है इमेजिनरी स्प्रिंगिंग पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा टी। Next, the type of arch in which the center of arch is situated below the springing line is known as। जो springing line उसके सेंटर से नीचे आएगी। अब इसकी बात करेंगे, ये देखोगे इसकी स्प्रिंगिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, किसी का सेंटर में आ रहा है, किसी का कहाँ आ रहा है। और इसका जो राइट आंसर जो ये देखिए, ये जो विंडो के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है, ये आप देखोगे अगर टाइप की इन्होंने बात कही है, ये हमारी आती है सिगमेंटल आर्च आती है, ठीक है, ये हमारी ये वाली है जो ई बनी हुई है, ठीक है, ये वाली है। जो राइट आंसर हमारा आएगा इसका आएगा बी, सिगमेंटल आर्च। मिनिमम विड्थ ऑफ डोर ओपनिंग फॉर बाथ और वाटर क्लोजेट। जो WC में हम मिनिमम विड्थ लेते हैं, जो हमारा टॉयलेट है उसमें, और जो मिनिमम विड्थ डोर की लेते हैं उसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ। तो इसका राइट आंसर है बी, 750 mm। नेक्स्ट देखते हैं, द डिप्रेशन और कट इन द फ्रेम ऑफ डोर और विंडो टू रिसीव द शटर इज नोन एज। जो चौगाट होती है, जो फ्रेम होता है, उसमें ये कट दिए होते हैं, आप देखोगे ये यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये सामने का है, ये साइड व्यू है। ये कट जो है, ठीक है, ये डिप्रेशन है, यहाँ पे जो ये फ्रेम है यहाँ पे डोर लगते हैं। जैसे कई जगह आप देखोगे इसे हम कहते हैं सिंगल, अगर ये सिंगल होता तो सिंगल रिबेट कहते हैं, इधर की साइड का ना होता। अब यहाँ पे भी है कट और यहाँ पे भी है, दोनों तरफ है, तो इसे हम कहते हैं डबल रिबेट कहते हैं। और डबल रिबेट का क्या है, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि एक दो डोर लगे होते हैं एक फ्रेम पे, ठीक है, कई बार एक जो होता है ग्लास वाला होता है, ठीक है, और एक दूसरा होता है पैनल डोर, वैसे होता है। तो दो डोर लग जाते हैं। डबल रिबेट में अगर सिंगल रिबेट है उसमें एक ही डोर लगेगा, तो इसे हम कहते हैं, जो बात कर रहे हैं इसकी, रिबेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा। पिच ऑफ द स्टेयर शुड नॉट बी मोर देन। पिच जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं, जो एंगल आएगा स्टेयर का वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 40 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लाइव लोड एज पर IS 875। ये जो कोड है इसमें लोडिंग दी होती है कि कितने लाइव लोड और डेड लोड, जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के भी लोड दिए होते हैं। जैसे आपने किसी भी मटेरियल का लोड देखना है, इस जो IS कोड में मेंशन किए हुए हैं। और इसमें इन्होंने लिखा है कि ऑन स्टेयर फॉर ओवर क्राउडेड पब्लिक बिल्डिंग शुड बी, कितना होना चाहिए लाइव लोड स्टेयर के केस में, ओवर क्राउडेड पब्लिक बिल्डिंग की बात करें, तो इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, 5 kN/m²। सो अगर इसमें ओवर क्राउडेड नहीं होता, हॉस्पिटल बिल्डिंग होती है कोई और होती, ओवर क्राउडेड ना होती, तो हम इसमें 3 kN/m² लेते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस द अपर फेस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव स्टेप
इज नोन एज। तो अब इन्होंने जो बात कही है कि इसमें आप देखोगे दी वर्टिकल डिस्टेंस की बात कही है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों में, इसे हम राइज कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसे हम राइजर कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ए सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट एनी लैंडिंग इज नोन एज। यहाँ पे अगर कोई भी लैंडिंग नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर लैंडिंग है, लैंडिंग का एरिया हम नहीं इंक्लूड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और जो सीरीज है ये स्टेप्स की, ठीक है, राइट थ्रेड आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्लाइट कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। सैंड टू बी यूज फॉर प्लास्टरिंग should not pass more than 5% from IS sieve। तो इसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी IS sieve से पास करेगा, should not more than, ये हमारी जो IS sieve है वो है 150 माइक्रोन।